Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 13, probability. Hindi name for probability is प्रायिकता. एक और शब्द इसके लिए यूज किया जाता है संभाव्यता. This is a very interesting topic and scoring topic full of understanding and knowledge. Before to start probability, I would like to explain you all the terms which we use in this chapter. The first term is sample स्पेस. पहला, उसके पहले एक और वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सभी संभावित परिणाम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमें पहले से पता है, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विच वन ऑफ देम विल कम. जैसे सपोज वी टॉस ए कॉइन, हम जानते हैं हेड आएगा या टेल आएगा, केवल उस संभावना को हम लोग दरकिनार कर देते कि सिक्का खड़ा हो जाएगा या दोनों तरफ उसमें हेड ही हेड है या टेल ही टेल है, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग नहीं लेते. तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमको पता है आइदर हेड विल कम और टेल विल कम. हम उसको बता नहीं सकते पहले से कि अभी मैं ये जो सिक्का उछाल रहा हूँ उसमें हेड ही आएगा. और यूजुअली क्या होता है कि मैंने पर्सन टॉस और बोलता है हेड और हेड आगे, तो देखा मैंने बोला था हेड आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ए चांस. उसके कहने से हेड आ गया या वो जानता था हेड ही आएगा, ऐसा संभव नहीं है. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं whose all possible outcomes are well known in advance but we cannot predict any one of them. जैसे मान लो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग टू फेयर कॉइन्स साइमल्टेनियसली. दो फेयर कॉइन्स को एक साथ उछालना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास टर्म आती है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मतलब होता है, यूजुअली एस से डिनोट करते हैं, it is the set of all possible outcomes of a random experiment. यदि यहाँ पर हमारे पास s बराबर क्या होगा, या तो दोनों पॉइंट्स पर हेड आएगा या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आएगा. This is the set of all possible outcomes and such a set is known as सैंपल स्पेस. अब सैंपल स्पेस के बाद हम लोग आते हैं इवेंट पर. इवेंट मतलब घटना. एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस of an experiment. इवेंट क्या होती है? किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का सबसेट होती है. जैसे मैं अगर बोल दूं लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. दो सिक्के एक साथ उछाले गए और दोनों में से हमने शर्त लगाई या इवेंट क्रिएट की कि कम से कम एक हेड जरूर आएगा. देखो होने को तो ये भी हो सकता है कि दोनों
हेड आए या दोनों टेल आ जाए, मगर शर्त क्या है, कम से कम एक है। तो इसमें कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे? फेवरेबल मतलब जो इस इवेंट को फेवर करेंगे। तो दोनों हेड आए तब भी आप बोलेंगे मैंने तो कम से कम एक बोला था, दोनों आगे अच्छी बात है। या हेड टेल आया या टेल हेड आया, ये देखिए सबसेट है इसका, दिस इज ए सबसेट। तो इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ दो सबसेट और होते हैं किसी भी सेट के। एक एस खुद सबसेट है एस का, इसको श्योर इवेंट कहते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस में से तो कुछ ना कुछ होना ही है। और फाई नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, इसको नल इवेंट कहते हैं क्योंकि ये घटना नहीं हो सकती, इसमें एक भी पॉइंट नहीं रहेंगे। जैसे बोला कि एक डाई थ्रो किया और बोला 7 आने की इवेंट, तो 7 आ ही नहीं सकता, 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, तो वो नल इवेंट है, एम्प्टी इवेंट है। इसी को इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ये इवेंट नहीं हो सकती। तो आई होप यू आर गेटिंग द टर्मिनोलॉजी वेल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ देखें, ये जो आउटकम इवेंट के फेवर में है, यानी जिनके होने से आप ये मान लेंगे कि ई नाम की घटना हो गई, उनको फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। और अगर एक आउटकम ऐसा है, मान लो टी, इस आउटकम के आने से आपकी इवेंट नहीं होगी, मतलब ये इवेंट के फेवर में नहीं है, एंटी है, तो वो नॉन फेवरेबल आउटकम कहलाएगा। या जो है हिंदी में इनको अनुकूल आउटकम्स बोलेंगे या प्रतिकूल आउटकम्स बोलेंगे। तो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दो टर्म्स याद रखिए। जिनके आने से इवेंट होती है वो फेवरेबल, जिनके आने से इवेंट नहीं होती है वो नॉन फेवरेबल। इसके बाद हमने 11th क्लास में डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। This probability was defined as P of E is equal to number of elements in E divided by number of elements in S. Basic definition वही है, outcomes favorable to the event divided by total number of all possible outcomes। यहाँ सेट थ्योरी के हिसाब से जब लिखते हैं तो N of E है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, तो यहाँ इस सवाल में इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। इसको परसेंट में व्यक्त करते हैं तो ये होता है 75%। तब हम कहते हैं कि इवेंट ई के होने के 75% चांस है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा रेशियो में डिफाइन की जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बोलेंगे 3/4 है, मतलब 4 स्थितियों में से 3 स्थितियां घटना के होने की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, मतलब इस घटना के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, नहीं होने के चांसेस कम हैं। तो ऑल दीज टर्मिनोलॉजी यू मस्ट नो बिफोर टू स्टार्ट आवर बेसिक टॉपिक। अब हमारा जो टॉपिक 12th क्लास में यहाँ से शुरू होता है, अभी तक आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उससे थोड़ा सा हायर वर्जन होगा, और ये इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने में और समझने में आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो टॉपिक इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको प्रतिबंधात्मक संभाव्यता कहते हैं। प्रतिबंधात्मक मतलब इसमें कोई प्रतिबंध लगा रहेगा ऑलरेडी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। सपोज यू ड्रा ए कार्ड आउट ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए कार्ड ऑफ डायमंड विल बी व्हाट? हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर? 13 कार्ड्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, so probability will be 13 divided by 52, that is 1/4. Okay, now suppose you are told that
द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड। आपको ये बताया गया कि जो कार्ड निकाला गया है, बाहर आया है, वो रेड कार्ड है। वुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए कार्ड ऑफ डायमंड बी 1/4 एज बिफोर और विल इट बी डिफरेंट गिवन दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन? मतलब पहले हमने 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला, उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी हमने डिक्लेयर की 13 आउट ऑफ 52, 1/4 होगी। अब मान लो कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि जो कार्ड ड्रॉन है वो रेड कार्ड है। तो रेड कार्ड अगर है, डायमंड भी रेड होता है, हार्ट भी रेड होता है, तो टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 26। और 26 में से डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी, 26 में से कितने कार्ड डायमंड है? 13। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13 डिवाइडेड बाई 26, दैट इज 1/2। क्योंकि रेड कार्ड में डायमंड होना 50% चांस है, 50% चांस है कि वो हार्ट हो सकता है। तो बात समझ में आई आपको? एक एडिशनल कंडीशन हमने जैसे ही लगा दी, जो आपको पहले से मतलब दी जाएगी कि एक कार्ड निकाला गया और वो रेड कार्ड है, अब इसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? अब 1/2 हो गई। अभी पहले उसी कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4 थी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो चेंज्ड प्रोबेबिलिटी है 1/4 से 1/2 हो गई, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ध्यान दें, P ऑफ A ऑब्लिक B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज अकर्ड। इवेंट B पहले ही हो चुकी है, जैसे आपको पहले ही बता दिया गया था कि निकाला गया कार्ड लाल रंग का है। अब लाल रंग का है तो वो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो P ऑफ A ऑब्लिक B लिखोगे, इसका मतलब जो नीचे लिखा है ये वाली इवेंट पहले हो चुकी है और ये होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज अकर्ड, और इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे एक और शर्त है कि P ऑफ B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब जो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है वो नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग ये वाली बात को समझ गए होंगे। तो P ऑफ A ऑब्लिक B लिखेंगे तो A की इवेंट निकलेगी, B ऑलरेडी हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप P ऑफ B ऑब्लिक A निकालेंगे तो दिस विल मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ इवेंट A पहले हो चुकी है और P ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि दोनों के क्रम अलग होने से मीनिंग बदल जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे कैसे, इस बात के लिए जो है ध्यान दें। दिस इज कैलकुलेटेड एज P ऑफ A ऑब्लिक B is defined as P of A intersection B divided by P of B. यहाँ P of B should not be equal to, वही है। देखो अभी जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, उस एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था? पहली B इवेंट क्या थी? कार्ड ड्रॉन इज रेड, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी होगी? रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52 यानी 1/2। और A इवेंट क्या थी? कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा? A इंटरसेक्शन B में यानी डायमंड और रेड कार्ड में कितने कार्ड कॉमन होंगे? 13 डायमंड रेड होते हैं और टोटल रेड कार्ड 26 है, तो 13/26 टोटल कार्ड 52 है। तो P ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा 1/4। तो अब देखिए 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो 2 2 4 यानी 1/2 आंसर आएगा।
तो ये एक मैथमेटिकल तरीका है निकालने का कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि पी आप ए आब्लिक बी, सिमिलरली पी आप बी आब्लिक ए कितना होगा, पी आप ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई जो ऑलरेडी हो चुका उससे डिवाइड करिए, पी आप ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने जो नियम पढ़े हैं सामान्य प्रोबेबिलिटी के, वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। हमने ध्यान से देखिए, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ प्रॉपर्टीज। कोई एक इवेंट दी है ए, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग बोलते थे 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ ए आब्लिक बी है तो पी ऑफ ए आब्लिक बी इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन। मतलब किसी भी, चूंकि ये भी तो एक इवेंट ही है ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। ऑल अदर रिजल्ट्स विल लाई बिटवीन ए एंड बी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 0 लेस। दूसरी प्रॉपर्टी आपने ए और बी दो इवेंट अगर दी हुई हो ए एंड बी, तो पी ऑफ 11वीं में पढ़ा ये फार्मूला, पी ऑफ ए यू बी बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। यहाँ पर भी अगर दो इवेंट्स हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी पी ऑफ ए यूनियन बी आब्लिक सी कर देते हैं। कोई तीसरी इवेंट जो हो चुकी है मान लो, या उसका नाम एफ रख दीजिए, तो पी ऑफ ए यूनियन बी आब्लिक एफ है, तो वो होगा पी ऑफ ए आब्लिक एफ प्लस पी ऑफ बी आब्लिक एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आब्लिक एफ। मतलब जो हम सामान्य नियम हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे वही नियम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। और इसी में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपको पी ऑफ ए यूनियन बी आब्लिक एफ नाम की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो होगा पी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जैसे पी ऑफ ए आब्लिक बी क्या था, यहाँ पे आता था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाली और ये वाली इवेंट का इंटरसेक्शन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ए यूनियन बी और एफ का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये होगा पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ। ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, जब आपको यूनियन में डिफाइन करना। फिर आपने एक और नियम जो है यहाँ पर पढ़ा है, तीसरा नियम आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट इज 1 माइनस पी ऑफ ए। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आब्लिक बी या ए डैश आब्लिक बी, तो ए डैश आब्लिक बी यानी क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए आब्लिक। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये 11वीं क्लास के रिजल्ट्स थे, ये 12वीं में ऐसे रिजल्ट होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सामान्य के लिए नहीं है, ये कंडीशनल के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इसमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अक्सर CBSE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमको उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है परीक्षा। एक यूजुअली 1 मार्क का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड पी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 times probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and P of A oblique B is given as 2/5। ये प्रॉब्लम है, ध्यान से देख लीजिए प्रॉब्लम को। P ऑफ A यूनियन B निकालना है,
2 टाइम्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना है। पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? तो इसका मतलब आपको पी ऑफ ए की वैल्यू तो 5/26 हो जाएगी, पी ऑफ बी 5/13 है, ए ऑब्लिक बी दिया है, इंटरसेक्शन नहीं दिया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमको ए ऑब्लिक बी की डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी हमने अभी क्या पढ़ा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज 2/5 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी इज व्हाट 5/13। ये 5/13 को इधर ले आओ, तो इंटू 5/13 is equal to P of A intersection B. This implies that P of A intersection B will be equal to 5 to the 10, 10/13. ये 10/39 जो है निकल गया, सॉरी 2/5 था, ये 2/13 है। अब नंबर 1 में रख दें, therefore नंबर 1 implies P of A union B is equal to P of A is what 5/26, P of B is 5/13 minus 2/13. Take LCM 26, 5, 13 दूनी 26, 2 5 जा 10, 13 2 जा 26, 2 2 जा 4, 10 and 5 15 minus 4 11, 11/26, that is the answer P of A union. I hope solution is quite clear to everybody. तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि if 2P of A is equal to P of B is equal to 5/13 and P of A intersection B is 2/5, the value of P of A union B will be, और 3-4 ऑप्शन रहेंगे, आपको शॉर्ट में फटाफट कैलकुलेट करके 11/26 को करेक्ट आंसर के रूप में चूज करना है। आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मे बी आस्क्ड हियर। इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी कभी आपसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश ऑब्लिक B डैश निकालो, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश में आप लिख सकते हैं डी मॉर्गन लॉज से A यूनियन B डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B का 1 माइनस P। अब तो देखो P ऑफ B दिया रहेगा, P ऑफ A यूनियन B दिया रहेगा, तो P ऑफ A डैश ऑब्लिक B डैश आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आपसे वो सवाल बन जाएगा। इस बात को नोट कर लें अच्छी तरीके से। वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, किस तरीके से इसमें वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। Example 2, a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 7. What is the
conditional probability that the number 2 heads appear at least once. A die is thrown twice. तो here S will be equal to what? 1 1 1 2 and so on. आखिरी में हम लोग जाएंगे 6 6 तक, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 36. दो डाइस हैं, पहले के हर नंबर के साथ दूसरे के 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. सम ऑफ द नंबर्स इज ऑब्जर्व्ड 7, मतलब ये घटना पहले हो चुकी है. तो ए या ए मान लो आप, जिसको निकालना है. द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस. तो एक बार 1 कितनी जगह, कम से कम एक बार कितने बार आया होगा? तो सबसे पहले तो 1, 2, फिर 2, 2, फिर 3, 2, फिर 4, 2, फिर 5, 2, फिर 6, 2, और फिर 2 से शुरू करके बाकी भी बना दो. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. ध्यान से इन ऑर्डर्ड पेयर्स को देखिए. हमको फोकस किस पे करना है? द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस. तो 1 एक कम से कम एक बार, यानी 2 बार भी आ सकता है. तो कितनी जगह आया होगा? केवल इतनी जगह आया होगा. तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केसेस बन रहे हैं फेवरेबल, जिसमें 2 जरूर आया. एंड बी मान लो सम ऑफ अपीयर्ड नंबर्स इज 7. तो 7 कितने में आएगा? सम में 1, 6 में आएगा, 2, 5 में आएगा, 3, 4 में आएगा, 4, 3 में आएगा, 5, 2 में आएगा, और 6, 1 में आएगा. यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फेवरेबल एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4 5 6 होंगे. तो बी में 6 ऑप्शन है. ए इंटरसेक्शन बी निकालिए. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन है देखिए. 5, 2 है, 2, 5 भी, और मेरे ख्याल से केवल इतना ही कॉमन है. तो 2, 5 और 5, 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 2. अब इन आधार पे हमको प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है. हमको कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालना है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी. बी है सम अपीयर्ड इज 7, और ए क्या थी? 2 एटलीस्ट कम्स वंस. तो पी ऑफ, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी. अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 36, और पी ऑफ बी कितना होगा? बी में 6 एलिमेंट है, 6 डिवाइडेड बाई 36, दैट विल बी 2/6, यानी 1/3. मतलब 33% चांसेस हैं कि अगर टोटल 7 आया है दोनों नंबर का, तो उसमें से एक नंबर 2 कम से कम एक बार
33% चांसेस हैं कि एक बार 2 जरूर आया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। एक और बहुत पॉपुलर सवाल जो CBSE में कई बार पूछा गया है वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। आपके NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 3, assume that each child born is equally likely to be a boy और a girl। ये मान लिया जाए पहले कि जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके लड़के और लड़की होने के चांसेस बराबर हैं, इक्वली लाइकली। इफ आ फैमिली हैड 2 children, then what is the probability that both are girls given that the youngest is a girl। जो यंगेस्ट चाइल्ड है, दोनों में से जो छोटा चाइल्ड है वो गर्ल है, ये दिया हुआ है। तो इसका साफ मतलब है कि दूसरा बच्चे का भी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। तो हम उसको कंडीशनल, वैसे तो रिजल्ट 1/2 ही आना चाहिए। तो देखें यहाँ कैसे डील करेंगे। लेट S इक्वल टू, दोनों बॉय हो सकते हैं, पहला बच्चा बॉय दूसरा गर्ल। पहला का मतलब बड़ा बच्चा, दूसरे का मतलब छोटा बच्चा। फिर गर्ल और बॉय भी हो सकता है और दोनों लड़की लड़की भी हो सकती है। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। आपको A क्या दिया है, किसकी निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स की इवेंट को ये मान लीजिए। तो ये कितना होगा, इसमें तो एक ही ऑप्शन होगा GG। और B इवेंट मान लीजिए यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है, तो यंगेस्ट चाइल्ड कहाँ कहाँ गर्ल है, देखो ये 2 केस में, BG और GG। दोनों GG हैं यानी बहनें हैं। ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो हम 2 फाइंड क्या होगा, पक्का है हमको निकालना है A/B, है ना। तो हियर A इंटरसेक्शन B कितना होगा, A इंटरसेक्शन B में एक ही ऑप्शन है GG, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B विल बी इक्वल टू P of A intersection B divided by P of B, P of A intersection B। A intersection B में एक एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और P of B इसमें 2 एलिमेंट है तो 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द आंसर। तो अगर प्रत्येक चाइल्ड के बॉय या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली है, तो आप इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट नहीं है। आप लोग NCERT टेक्स्ट बुक से पहली जो भी एक्सरसाइज है उसको ध्यान से करने का प्रयास करें। पत्तों के सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्ड्स में, एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ कि सारे कार्ड्स में हम किसको क्या कहते हैं।
देखिए, डेक ऑफ 52 कार्ड्स है ना, इसमें स्वीट्स होते हैं। ये स्वीट्स जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हार, फिर डायमंड, फिर ग्लब और फिर स्पीक। हिंदी में इसको लाल पान, डायमंड को ईंट, ग्लब को चिड़ी और स्पीक को काला पान या हुकुम का पत्ता कहते हैं। ये जानकारियाँ आपको पत्तों की होना चाहिए। ये दोनों कार्ड के जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं, ये दोनों कार्ड के जो कलर हैं वो ब्लैक होते हैं। अब इसमें हार्ट भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं और स्पीक भी 13। तो रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 26 होंगे। ब्लैक कार्ड कितने होंगे? ये भी 26 होंगे। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है फेस कार्ड। फेस कार्ड्स, फेस का मतलब जिसमें चित्र बना हो। अब कैसा फेस बना हो प्रॉपरली, जैसे राजा, रानी और बादशाह, यानी किंग, क्वीन और जैक। अच्छा, हर 13 पत्ते में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक होगा, तो इसका मतलब इनकी टोटल संख्या मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 12 होगा। तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स। और जो नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, ये नंबर जो होता है 1 कहीं नहीं होता है। 1 जो एस जो है वो एक स्पेसिफिक पत्ता होता है जिसको इक्का बोलते हैं। सीरियल नंबर के हिसाब से उसकी संख्या 1 आती है, लेकिन ये नंबर कार्ड्स में नहीं गिना जाता। नंबर्स कार्ड्स होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद फेस कार्ड आ जाते हैं जैक, क्वीन और किंग। तो ये जो इसको सामान्य भाषा में हिंदी में बोलते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। दीज आर दी नंबर्ड कार्ड्स। और क्वीन, राजा, रानी, गुलाम, किंग, क्वीन और जैक, ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इनमें राजा का चित्र, रानी का चित्र और गुलाम का चित्र बना होता है। और एक स्पेशल कार्ड होता है जो कि अबव ऑल होता है, जिसके पास 3 इक्के होते हैं। आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वो खेल जीत जाता है। 3 पत्ती वाला गेम जब खेलते हैं तो तीनों एस आना सबसे बड़ा होता है, और वो तीनों इक्के आने पर ही बी डिक्लेयर्ड एज विनर। तो ये पत्तों के बारे में इतनी जानकारी होना चाहिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम में कार्ड्स के बारे में आता है तो वो आप ध्यान रख सकें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टुडे. I hope you will be able to solve all the problems of exercise. So first exercise is PSP, problems for self practice for you today. Thank you.